देखो, वाटर जल, ये जल जो है वो टोटल 4 टाइप का जल होता है। पानी जो है वो टोटल 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो आशुद्ध जल, जिसको हम लोग डिजिटल वाटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर, कठोर जल यानी हार्ड वाटर, और भारी जल यानी हैवी वाटर। हैवी वाटर के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े थे? परमाणु वाला जो रिएक्टर हो रहा था उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अशुद्ध जल क्या होता है? डिजिटल वाटर, जो पूरी तरीके से पूरा प्योर रहे, जो पूरा प्योर रहे। पूरा प्योर मतलब क्या? कि सिर्फ H2O रहे। हाँ, बैटरी वाला पानी हो गया, या फिर हम लोग जैसे भाप जो है, भाप के माध्यम से जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो जो भाप बनता है तो कचरा तो सब नीचे ही रह जाता है। तो भाप वाला जो है वो सब हम लोग कोई भी अगर बर्तन में जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरी प्योर वाटर आ जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? डिजिटल वाटर कहलाएगा। ठीक है, वो जो भाप से आया वो पानी तो पी सकते हैं, लेकिन आप इसको बोले बैटरी वाला वाटर, बैटरी वाला वाटर भी पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। बैटरी वाला वाटर पी सकते हैं, लेकिन बैटरी से निकाला गया वाटर वो नहीं पी सकते हैं। तो बैटरी वाला वाटर जो है वो क्या करेगा? सिर्फ प्यास तो बुझाएगा, लेकिन फायदा एक जरा सा नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी पानी पीते हैं तो सिर्फ हम लोग का वो डिजिटल वाटर नहीं पीते हैं, हम लोग सॉफ्ट वाटर पीते हैं। और जो कि हम लोग का इसको बोलते हैं क्या बोलते, खनिज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिनरल्स वाटर पीते हैं हम लोग, जो है ना, मिनरल्स वाटर पीते हैं, जिसमें मिनरल वाटर में क्या होता है, यानी कि आपका मृदु जल में यानी H2O तो होता ही है, और साथ ही साथ बहुत सारा जो हम लोग का शरीर में जरूरत जो तत्व है। तो मिनरल्स मतलब क्या? खनिज मतलब कि जैसे हम लोग का जितना भी पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, चाहे वो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, चाहे तुम्हारा सोडियम हो गया, ये सब चीज का हम लोग का बॉडी में जरूरत पड़ता है। तो इसका मात्रा बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कैल्शियम का मात्रा हम लोग जो है मतलब कम हो जाएगा तो क्या होगा? हड्डी कमजोर होने लगेगा। लेकिन बहुत ज्यादा भी खाने लगेगा तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान है, ठीक है। सोडियम भी जो है हम लोग के शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर उस सोडियम का यूज करने लगेंगे तो उससे भी नुकसान है, बहुत सारा बीमारी भी होता है सोडियम का बहुत ज्यादा यूज करने से। तो इसीलिए जैसे कैल्शियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, या लोहा हो गया, तो ये सब जो है कुछ कुछ तत्व पानी के साथ मिला हुआ रहता है। तो पानी के साथ अगर ये सब चीज मिला हुआ रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनरल्स वाटर, यानी कि खनिज पानी बोल सकते हैं, या मृदु जल बोल सकते हैं, सॉफ्ट वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो चापाकल का पानी जो है वो ठीक रहता है, क्योंकि उसमें जो है वो आयरन होता है। और अब देखिए, कोई भी मतलब तत्व, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग को सॉफ्ट वाटर मतलब कि नॉर्मल हम लोग डिजिटल वाटर लिए और उसमें लोहा जो है चूर दिए और उसमें पाउडर डाल दिए आप पी लिए, वो सब नहीं करना है। वो जो पानी जो होता है उसमें जो आपका मतलब कि जो धातु का पार्टिकल्स जो मिला हुआ रहता है वो बहुत नैनो पार्टिकल्स में मिला हुआ रहता है, वो दिखना नहीं चाहिए। अब दिख रहा, उसको पी रहे हैं, पूरा लाल लाल दिख रहा है पानी, अब पी रहे हैं तो नुकसान करेगा ही। वो नैनो पार्टिकल्स के रूप में होना चाहिए, यानी कि वो दिखना नहीं चाहिए। अब वो जो है वो अंदर में रहेगा। जैसे चापाकल का जितना पानी होता है उसमें लोहा का मात्रा होता ही है, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। आयरन का मात्रा होता है, जिस वजह से हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में या ब्लड बनने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब देखिए कठोर जल। कठोर जल क्या हो गया? यानी हार्ड वाटर। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग का पानी में, जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम रहे, कैल्शियम और मैग्नीशियम रहे, अब वो अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो ये तो बढ़िया पानी है, यानी कि तुम्हारा कहीं ना कहीं खनिज लवण है, खनिज है ना, तो मिनरल्स वाटर है। लेकिन वो क्या होता है कि ये दोनों चीज जो है वो क्या होता है कि जा करके अभिक्रिया करता है। ये जो है ना किसी के साथ अभिक्रिया करता है। और किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो एक आपका सल्फेट, दूसरा क्लोराइड, फिर तो पूरा दिखेगा ही नहीं, इधर से नहीं दिखेगा। देखो, तो ये जो है हम लोग का जब कैल्शियम या मैग्नीशियम अगर सल्फेट या क्लोराइड के साथ मिलता है
तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या होता है ना कि ये जब मिल जाता है ना तब ये हार्ड वाटर बन जाता है, समझे। अगर ये नॉर्मली है, ये पानी है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, तो ये आपका मिनरल्स वाटर हो गया। लेकिन जब ये अभिक्रिया करता है ना सल्फेट और क्लोराइड के साथ, तो ये क्या हो जाता है, आपका हार्ड वाटर हो जाता है। तो देखो अब हार्ड वाटर को दो भाग में बांटा गया है। दो तरह का हार्ड वाटर होता है, एक होता है आपका, एक होता है अस्थायी यानी टेम्पोररी हार्ड वाटर, और एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। तो टेम्पोररी हार्ड वाटर में क्या होगा ना कि बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है, कार्बो। जब हम लोग का ये H2O रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा, तो Ca कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। अगर ये कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा, टेम्पोररी आपका जो है हार्ड वाटर बनेगा। लेकिन अगर ये आपका सल्फेट और क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा, परमानेंट हार्ड वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को, अब जैसे ये आपका हार्ड वाटर के कारण ही जितना भी अभी देखिएगा कि स्किन प्रॉब्लम होता है, बालों का झड़ना, जितना भी बाल का झड़ना, वो अधिकतर क्या होता है 80% चांस रहता है कि ना आदमी लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग के घर में हार्ड वाटर आ रहा है कि सॉफ्ट वाटर आ रहा है। तो हम लोग पीने के लिए तो सॉफ्ट वाटर अधिकतर यूज कर रहे हैं, लेकिन नहाने धोने के लिए हम लोग कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं वो हम लोग को पता नहीं रहता। इसीलिए खास करके देखिएगा कि कोई जो बाहर जाता है और वहां पर जैसे मान लो सूरत में क्या होता है ना थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वाटर है, तो वहां पर सबसे नहीं पचता, तो बहुत सारा लोगों का बाल झड़ना बहुत तुरंत प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी देखिएगा बहुत सारे घर में मतलब ज्यादा अगर बाल झड़ रहा तो अगर शैम्पू उनको चेक करने से बढ़िया है पहले चेक कर लीजिए पानी की वो हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। अगर सॉफ्ट वाटर है तो फिर उसके बाद अपना उधर देखिएगा, नहीं तो फिर इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है ये। हाँ, तो उसको भी चेक कर सकते हैं कि आपका वो सॉफ्ट वाटर है कि हार्ड वाटर है। ठीक है, और ऐसे भी जैसे है कि घर में ही ऐसे नॉर्मली चेक करना है तो पानी को उबालिए, पानी को उबालिएगा ना तो देखिएगा ऊपर में एक परत के जैसा जमता है ना, पानी को पूरा खौला करके उसको ठंडा कर दीजिए तो देखिएगा ना पूरा ऊपर में ना एक परत के जैसा जमता है। हाँ हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वाटर रहता है, समझे, वो हार्ड वाटर रहता है। तो ये बाइकार्बोनेट वाला जो है ना वो हम लोग आसानी से उसको उबाल करके, और हम लोग बाइकार्बोनेट को जैसे अगर मान लें कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके साथ अभिक्रिया किया है तो हम लोग उबाल करके उसको सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं, ये नॉर्मल। लेकिन इसको बनाने के बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए ना इसको जब चेंज करने के लिए हम लोग जो है RO प्यूरिफाई या फिर जो ये सब होता है वो सब का यूज करते हैं, जो तुम्हारा मशीन होता है जो कि एक प्रोसेस होता है उसका कि कैसे हम लोग जो है जब आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट या क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया किया है तो इसको जो है हार्ड वाटर ये परमानेंट वाला है तो इसको सॉफ्ट वाटर में कैसे बदलेंगे, क्योंकि जब तक सॉफ्ट वाटर में बदलेंगे नहीं तब पहले हम लोग इसको यूज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रक्रिया आगे दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देंगे। उसके बाद है भारी जल। भारी जल क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो H के जगह D हो जाता है तो D2O, जैसे नॉर्मली होता है जल H2O और ये होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो जैसे हम लोग का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, कौन कौन सा, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। तो ड्यूट्रियम जो है उसी का मदद से हम लोग जो है भारी जल को बनाते हैं। और ये इसका काम क्या होता है ना, तो जो नॉर्मल पानी है वो कितना डिग्री टेम्परेचर पे मतलब उबलता है, 100 डिग्री में, लेकिन ये जो है ना कुछ 101 पॉइंट समथिंग के डिग्री टेम्परेचर में उबलता है, जिस कारण से क्या होता है ना कि उसमें हीट एब्जॉर्ब करने का क्षमता ज़्यादा हो जाता है। अगर 101 में उबल रहा है तो कहीं ना कहीं हीट एब्जॉर्ब करने का क्षमता ज़्यादा ना है। जैसे मान लो कि पानी ज़्यादा गर्म कर सकते हैं या हम लोग तेल ज़्यादा गर्म कर सकते हैं, तेल ज़्यादा गर्म कर सकते हैं। तेल जो है कितना डिग्री टेम्परेचर में खौलेगा, तो बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा में खौलेगा। इसीलिए तेल से जला हुआ जो चीज़ होता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है पानी के मुकाबले, क्योंकि वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व किया हुआ रहता है। ऐसा नहीं उबल रहा दोनों तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, वो उबल रहा तो उसका डेंसिटी बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कि वो उबल रहा है वो किसी आधार पर उबल रहा है। इसीलिए हम लोग जो है अगर कहीं भी जाते हैं, जैसे पहाड़ में जब जाते हैं तो खाना जो है जल्दी बनता है या लेट से बनता है, लेट से बनेगा, लेट से बनता है। क्यों बनता है लेट से, वहां पर जो है वायु दाब जो है वो कम हो जाता है,
यानी कि डेंसिटी कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है। डेंसिटी कम हो जाएगा तो जल्दी उबलेगा। वो टेम्परेचर जो है अच्छा, वो जो भी खाना बनता है वो जितना तापमान देंगे उसके आधार पे बनता है या जितना पानी उबलेगा उसके आधार पे बनता है? जितना जितना तापमान हीट पे डिपेंड करता है या उबलने पे डिपेंड करता है? खाना बनने का उबलने तब डिपेंड करेगा। हीट में ना, अगर कोई भी चीज हीट नहीं कर रहा है, मतलब उबल नहीं रहा, तो उससे खाना नहीं बनेगा। अगर लोहा है, लोहा को पूरा गर्म कर दीजिए, लाल कर दीजिए, उस पर खाना चढ़ा दीजिए, नहीं पकेगा? जरूरी है वो लोहा उबलेगा तभी खाना पकेगा। समझे बात को? तो इसीलिए वो हीट पे डिपेंड करता है, ना कि उबलने पे। तो अब जब हम लोग पहाड़ में जाते हैं ना, तो जो टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर में उबलता है, अगर वहां जाइएगा तो 70-80 में ही उबलने लगेगा। तो वो तो उबल रहा है जल्दी में, यानी वो ज्यादा गर्म है नहीं, तब वो उबल रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, पानी उबलने से ज्यादा गर्म तो हो नहीं सकता। पानी जो है वो 100 डिग्री से ज्यादा उबलेगा, और उबले से ज्यादा गर्म हो ही नहीं सकता, वो तो भाप बनने लगेगा। इसीलिए वो क्या होता है कि 70 डिग्री रहता है, तो खाना लेट से बनता है। समझे? अगर हम लोग मतलब कि बहुत ज्यादा ये डेंसिटी रहता, तो अगर मान लो कि 150 या 200 में उबलता, तो यानी उसको और एब्जॉर्ब दे रहे हैं, मतलब कि जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी चीज जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसमें टेम्परेचर उतना ज्यादा रहेगा। तो पानी जो है ऐसे नॉर्मल में 100 डिग्री एब्जॉर्ब करता है, अगर हम लोग पहाड़ पे ले जाएंगे तो कम में एब्जॉर्ब करेगा, और अगर कहीं और हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है। उसके बाद है, तो ये हो गया। इसको हम लोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हीट निकलता है, तो हीट को हमको ज्यादा एब्जॉर्ब करवाना है, तभी ना वो आपका वेपोरेट बनेगा, तब तो जाकर के हम लोग का जो मशीन है उसमें हम लोग यूज कर लेंगे। तो वीडियो दिखाए भी थे, अब उसी के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो पानी जो है वो क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। अब कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है? तो एक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन का मात्रा हो वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन का मात्रा ना हो अकार्बनिक। तो H2O इसमें कार्बन है, तो ये अकार्बनिक हो गया। ठीक है। ये जो है इसका जो कोणीय संरचना होता है वो एंगल में 104.5 होता है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये 11 का सिलेबस है। ठीक है, बहुत लंबा इसका प्रोसेस है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि इसकी जो कोणीय संरचना होती है वो उसका एंगल कितना बनता है, तो 104.5। उसके बाद ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। इसका जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा, मतलब कि आपका उसका घनत्व जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो इसको समझो कैसे, जैसे पानी है ना, उसका मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे क्या होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल करके बनता है, ऐसे करके। तो कोई भी पानी है इस तरीके से कर करके रहेगा, मान लो कि ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है। तो पानी नॉर्मली जो है हम लोग का इस तरीके का स्ट्रक्चर में बना हुआ है। उसके बाद जब हम लोग उसको ठंडा करते हैं, तो क्या होता है ना कि इसका जो आपका मतलब कि जो है ये क्लोज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका जो है ये कहीं ना कहीं मोशन करता है ना, गति करता है। पानी में भी गति होता है, जो धातु है उसमें कम गति होता है, पानी में ज्यादा गति होता है, गैस में सबसे ज्यादा गति होता है। उसका गैस ज्यादा गति करता तभी ना उड़ता है, पानी थोड़ा कम गति करता है इसीलिए हिलता है, लोहा एकदम गति नहीं करता इसीलिए हिलता भी नहीं है। तो ये नॉर्मल है पानी। अब मान लो उसको जब ठंडा करेंगे तो उसको गति को रोकते हैं, यानी कि क्या होता है ना वो क्लोज आने लगता है। क्लोज आने लगेगा तो क्या हो जाएगा ना कि OH इस तरीके से। अब जैसे मान लेके है, देखो यहाँ पर जो है क्या हो रहा था कि हम लोग का फैला हुआ था, जब हम लोग ठंडा किए ना तो ये क्या हुआ, क्लोज आ गया। अच्छा, डेंसिटी मतलब क्या, कितना जो है मतलब घनत्व है, यानी कितना ज्यादा उसमें मतलब मात्रा ज्यादा है ना, जितना गाढ़ा रहेगा वही उतना डेंसिटी होता है। तो अब ये फैला है तो इसमें ज्यादा डेंसिटी रहेगा या इसमें ज्यादा डेंसिटी रहेगा? इसमें रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, यानी ज्यादा मतलब कि उसमें मात्रा भरा हुआ है ना। तो ये कम हिलेगा और ये ज्यादा हिलेगा, है ना। तो इसमें जो है कम डेंसिटी है और इसमें ज्यादा डेंसिटी है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में पानी कुछ इस तरीके से रहता है, और जो आपका 4 डिग्री टेम्परेचर में वो आपका ये हो जाता है, बॉइलिंग वाला में तो और फैलेगा वो। हाँ, 4 डिग्री सबसे ज्यादा रहता है ना, डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो बोल रहा है पूरा सटा हुआ है। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है ना, ये हो गया नॉर्मल, इसको कर देते हैं मान लो कि
27 डिग्री। एगो मान लो कि तुम्हारा वेपोरेट वाला कर देते हैं। अब मान लो 100 डिग्री टेम्परेचर। 100 डिग्री में क्या रहेगा, वो पूरा पूरा फैला फैला हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गति करेगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। उसके बाद जितना ठंडा करेंगे तो उतना वो क्लोज आने की कोशिश करेगा, और जितना क्लोज रहेगा, अब जितना ज्यादा आदमी बैठेगा उतना ज्यादा बैठने का डेंसिटी रहेगा, है ना। जितना क्लोज रहेगा उतना डेंसिटी रहेगा, यानी उतना गाढ़ा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोज है, यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी, तो यानी 4 डिग्री टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, यानी सबसे ज्यादा घनत्व होता है। हाँ, अच्छा, सिकुड़ेगा तो गाढ़ा बनेगा कि, अच्छा मान लो गैस है, गैस को जब पूरा यहाँ पर जितना गैस भरा हुआ है, इसको अगर सिकुड़ करके एगो बर्तन में डालेंगे तो गाढ़ा बनेगा या पतला बनेगा? गाढ़ा बनेगा ना। तो ये जो है, इसको सिकुड़ रहे हैं तो ये बन रहा, और ये सिकुड़ रहे हैं तो ये बना ना, तो ये गाढ़ा बन रहा ना। गाढ़ा बन रहा यानी डेंसिटी ज्यादा, दूर दूर है यानी कम बन रहा, तो ये डेंसिटी कम। जितना 3, 2 और 1 पे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अब नहीं, ये 4 डिग्री में सबसे ज्यादा क्लोज होता है। अब देखो क्या होता है इसके बाद का प्रोसेस। अब फिर उसके बाद ना, अब जो बर्फ जो बनता है उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। पानी तो हिलता है ना, बर्फ तो नहीं हिलता है। तो बर्फ का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ये जो है वो कुछ हेक्सागोन जैसा बन जाता है, समझना इसको। इसको इसका पिक्चर कुछ इस तरीके से, अरे मोबाइल तो दिखाते हैं। गूगल कहाँ है? यहाँ। वाटर देखो, जैसे हम लोग का नॉर्मली जो है वो गैस में कुछ इस तरीके से रहता है। जब हम लोग लिक्विड जैसे जाएगा यहाँ पर तो इस तरीके से, इसी तरीके से ही बनता है, ठीक है। गैस मान लो कि तुम्हारा नॉर्मल पानी हम लोग का कुछ इस तरीके से है, 4 डिग्री टेम्परेचर में बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा। जब वो हम लोग बर्फ बनाएंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हेक्सागोन के जैसा बन जाता है। और ये क्या करता है ना, एक दूसरे को सब पकड़ लेता है चारों तरफ से, समझे। पूरा जितना भी मॉलिक्यूल है वो सब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा बना देता है। तो जिस कारण से ना इसको हम लोग हिला ही नहीं सकते, इसीलिए वो ठोस की अवस्था में बन जाता है। तो अब देखो, अब क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा गाढ़ा है या इसमें ज्यादा गाढ़ा है? इसमें ज्यादा गाढ़ा है, इसमें ज्यादा गाढ़ा है या इसमें ज्यादा गाढ़ा है? इसमें है। तो मान लो कि तुम्हारा 100 डिग्री टेम्परेचर में पूरा फैला फैला हुआ है, यानी वो गैस अवस्था में, उसको जो है डेंसिटी कम के 4 डिग्री में पूरा क्लोज आ गया। अब फिर उसके बाद बर्फ 4 डिग्री से ही ना बर्फ बनना शुरू होता है, तो बनना शुरू होगा तो वो फैलना शुरू करेगा, फैलना शुरू करेगा तो उसका डेंसिटी कम होता है, फिर उसके बाद डेंसिटी कम होने लगता है। इसीलिए जब भी टेम्परेचर घटता है तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे डेंसिटी बढ़ता है, उसके बाद डेंसिटी कम होने लगता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और फैलने वाला बनने लगता है। हाँ, 4 डिग्री टेम्परेचर पे डेंसिटी जो है वो बढ़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज होने लगता है। क्लोज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है
उसका आयतन जो है वो न्यूनतम होता है। डेंसिटी अगर कम हो रहा यानी वो सिकुड़ेगा तो आयतन क्या होगा, कम होगा, है ना। फैलेगा तो आयतन ज्यादा होगा, सिकुड़ेगा तो आयतन कम होगा। उसका जो अनुभार होता है वो कितना होता है, 18 होता है। जैसे H2O तो इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब हाइड्रोजन का होता है कितना, 1, और 2 को है तो 2, तो 16 और 2 18 होता है। उसका अनुभार 18 होता है। उसका जो क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितना टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन में बोलेंगे तो 310 373 केल्विन। और उसका जो आपका गलनांक होता है वो आपका 0 डिग्री से ये होता है। तो 0 डिग्री से ही ना, जीरो अगर मान लो कोई भी चीज है तो 0 डिग्री से ही आपका जमना भी शुरू हो जाएगा, गलना भी उतना में, वो टेम्परेचर में ना जम भी सकता है, गल भी सकता है। इसीलिए देखे होंगे ना बहुत सारा मतलब कि जादू दिखाता है, वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखता है और उसको सेक करता है तो वो बर्फ बन जाता है बोतले में। वो वाला देखे होंगे, जादू बहुत सारा दिखाता है। तो वो हाँ, तो वो उसका जो मॉलिक्यूल जब हिलता है ना तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है उस तरीके से, समझे। और वो जाकर के हम लोग का बन जाता है बर्फ के रूप में। अब शुद्ध जल में जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी शुद्ध जल में बिजली पास कर सकते हैं, उसको क्या डालेंगे तो बिजली पास होगा, अम्ल डालेंगे या क्षार डालेंगे या लवण यानी नमक भी डालेंगे तभी होगा। तीनों सर्फ डाल करके नहीं बिजली पास हो रहा था उसमें। उसके बाद यही आपका 4 भाग में बांटा है, अशुद्ध जल, डिजिटल वाटर, सॉफ्ट वाटर, कठोर वाटर और भारी जल। अब इसी के बारे में एक एक करके दिया हुआ है। तो डिजिटल वाटर में क्या होता है, यह जो है सबसे शुद्धतम रूप होता है, पूरा पूरी H2O ही होता है, इसमें और भी कोई चीज मिला हुआ नहीं रहता है। इसका जो आपका PPP यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा जो होता है ना, जितना भी मॉलिक्यूल्स मतलब कि आपका चाहे वो कचरा के रूप में हो, चाहे वो आपका कोई भी मतलब कि खनिज के रूप में हो, तो वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब एक भी पार्टिकल्स एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ रहता है। और जैसे हम लोग का वर्षा का जल भी जो है वो क्या होता है, एक भी पार्टिकल्स एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ रहता। लेकिन अच्छा, शुरुआत का जो बरसात होता है, उस शुरुआत का जो वर्षा होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें पार्टिकल्स ज्यादा मिला हुआ रहता है। लेकिन बाद वाला जो बरसात होता है उसमें पार्टिकल्स कम मिला हुआ रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि शुरुआत वाला जो बरसात होता है उसमें नहीं नहाना चाहिए, उसके बाद वाला जो बरसात होता है उसमें नहाना चाहिए। क्योंकि शुरुआत वाला जैसे बरसात होता है तो उसमें वायुमंडल में बहुत सारा आपका गंदा है। अब वो क्या करता है, जैसे बारिश होता है तो वायुमंडल में जितना गंदगी है उसको नीचे बैठाने का काम करता है। तो वो शुरुआत वाला बारिश हो रहा है, जितना भी वो गंदा है वो नीचे लेके आ रहा है और वहां जाकर नहा रहे हैं, तो और गंदगी करेगा। तो इसीलिए अगर 1-2 बार हो गया बारिश, उसके बाद जो है वातावरण साफ हो गया तो उसमें नहा सकते हैं, तो वो ज्यादा मतलब कम हानिकारक करेगा। लेकिन शुरुआत वाला बारिश जो है वो ज्यादा हानिकारक होता है। यह जो है आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए आसवन विधि मतलब क्या, वही जैसे हम लोग कोई डेगची में पानी लिए, उसको भाप बना करके और एगो जो है बोतल में जमा कर दिए, तो वो जो भाप वाला जो पानी है वो क्या होता है, वो आसवन विधि होता है। गर्म करके भाप निकाल करके जो जमा किए, तो जैसे मान लो कि एगो इस तरीके से हम लोग आग जलाएं, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पाइप दे दिए, यहाँ पर एक किल बना दिया और यहाँ से वो पाइप ऐसे करके डाल दिए और यहाँ पर कोई ठंडा कपड़ा लपेट दिए, क्योंकि भाप यहाँ से उड़ेगा। यहाँ से जब आग जला रहे हैं तो ये बॉइलिंग होगा तो भाप ऊपर उड़ेगा, तो भाप जो है इधर जाएगा, यहाँ पर ठंडा कपड़ा लपेट देंगे, तो जो भाप है वो क्या होगा, ठंडा होकर के पानी के रूप में हो जाएगा और यहाँ पर जमा कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, आसवन विधि हो गया। यानी सिंपल सा भाप को जमा करना वही आसवन विधि होता है। ठीक है। इसका प्रयोग जो है बैटरी में डालते हैं। बैटरी में क्या करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो नॉर्मल पानी होता है, डिजिटल वाटर होता है, वो मिला करके डालते हैं और कुछ फिक्स रेशियो में डालना पड़ता है। उसके बाद जो है घाव धोने के लिए, जैसे हम लोग जो है कोई भी मतलब कि आपका बीमारी या घाव होता है, तो उसमें जैसे है कि नॉर्मल पानी से धोइएगा तो उसमें बहुत सारा खनिज है, जैसे आपका कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है। अब मान लो कि वहां पर जो चोट लगा तो वो तो खुला भाग है, अब वहां पर कोई भी मात्रा का डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो रिएक्शन करेगा, अब घाव के साथ रिएक्शन कर सकता है ना। इसीलिए हम लोग को शुद्ध जल से ही वो घाव धोना चाहिए। तो इसीलिए जितना भी आपका हॉस्पिटल में जो घाव धोता है, ये नॉर्मल पानी से नहीं, आपका डिजिटल वाटर से धोता है। हाँ, डिटॉल जो है वो बैक्टीरिया मारने का कोशिश करेगा, लेकिन जैसे है कि वो मतलब कि नॉर्मल पहले तो है, जैसे गंदगी हो गया पूरा, तो पूरी डिटॉल से नहीं ना धोएगा, पहले क्या करेगा, पानी से धोएगा फिर डिटॉल लगाएगा। और डिजिटल वाटर बोल तो रहे हैं,
पूरा पूरी H2O, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ रहना चाहिए। ठीक है। फिर आसुत जल का पानी जो है कोई मतलब आसुत जल का पानी पीने से कोई फायदा नहीं होता, वो सिर्फ क्या करेगा, प्यास बुझाने का काम करेगा और फायदा एक जरा सा भी नहीं होता है। वर्षा का जल जो है वो आसुत जल है। वर्षा का जल जो है वो कहीं ना कहीं भाप बन के जमा हो रहा, जो भाप बन के जमा होगा वो आसुत जल कहलाएगा, डिस्टल वाटर कहलाएगा। लेकिन जब वो बारिश होता है तो वायुमंडल में बहुत सारा गैस और बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जो है उसमें चिपक जाता है, जिस कारण से जब नीचे आता है तो आसुत जल बचता नहीं है। ऊपर में जो जमा है पानी वो आसुत जल है, लेकिन नीचे आया तो कचरा हो गया ना, तो वो आसुत जल बचता नहीं। तो हाँ, आसुत जल यानी तो अरे वो बरसात का जो जल मतलब क्या, अगर मान लो कि इसमें देखे वायुमंडल में यह धूल के कण मिलने के बाद वो अशुद्ध हो जाता है। ऐसे जो भाप बन के जो जमा हुआ वो पानी जो है वो क्या है, शुद्ध जल है, मतलब कि आपका पूरा डिजिटल वाटर है। लेकिन जब वो बारिश हुआ तो वायुमंडल में अगर मिला तो आपका कहीं ना कहीं वापस अशुद्ध हो गया। अब देखिए बरसात का जो जल होता है उसका पीपीपी यानी कि जो पार्ट्स पर मिलियन होता वो कितना होता है, तो 250 होता है। तो एक मशीन होता है इतना आपका, वो आप क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, उसमें पानी में डुबा करके चेक भी कर सकते हैं कि इसका जो है पीपीपी कितना है। बहुत सारा मतलब कि पीने वाला पानी में कितना है। और हाँ हाँ नहीं वो एक थर्मामीटर जैसे होता है ना, थर्मामीटर जो डिजिटल वाला उसी के जैसा वो होता है। एक लड़का एक दिन लाया था तो सब चेक कर रहा था, अंदर वाला पानी यहाँ तो यहाँ वाला पानी ठीक था, उधर वाला पूरा कचरा था। ठीक है। उसके बाद जो है मृदु जल, तो मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर, तो ये जो है हम लोग का क्या होता है, पीने लायक पानी होता है, इसको मिनरल्स वाटर भी बोलते हैं। ये आसुत जल में जब उपयोगी तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, आपका मृदु जल यानी H2O, और साथ ही साथ ये सब रहेगा तो बन जाता है। या जो है पीने लायक, मतलब कि पीने के लिए अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग जब पानी पी रहे हैं तो ऐसे छूछे क्यों पिएंगे, कुछ ना कुछ मतलब कि उसको डाल करके पिएगा तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। स्वाद नहीं, फायदा करेगा। स्वाद पानी का आएगा क्या? मृदु जल में जो है पीपीपी देखिए कितना होना चाहिए, यानी कि हम लोग जो पी रहे पानी तो उसमें पीपीपी कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। हाँ, उसमें 250। तो इससे पता चलेगा, वो मशीन डालिएगा तो चेक कीजिएगा कि हाँ कौन जो है पीने लायक है और कौन जो है नहीं पीने लायक है। कम रहेगा तो अच्छा है, 150 से कम है तो समझिए प्योर वाटर है। लेकिन जितना ज्यादा इसमें मिला हुआ है उतना वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध भी एक लिमिट होना चाहिए। बोले ना कि अब ये जो है 250 150 है, 250 हो जाएगा तो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है, यानी और कचरा है वो। ये ठीक है, ठीक है, कम से कम इतना तक रहेगा तो चलेगा। लेकिन इससे ज्यादा होने लगेगा तो फिर वो खराब होने लगेगा। यह साबुन के साथ आसानी से छाग बना लेता है। देखिए जितना शुद्ध पानी रहेगा उतना ज्यादा छाग बनाएगा। अगर वो देखिए बैटरी पानी से कपड़ा धोइए तो पूरा छाग बनाएगा। हाँ, बैटरी पानी से कपड़ा धोइए पूरा छाग बनाएगा। लेकिन है कि अगर जितना गंदा पानी से कपड़ा धोइए तो पहले तो है कि जो सर्फ है ये सब काम क्या करता है, तो जो आपका हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है। पृष्ठ तनाव। हाँ, देखो जो सर्फ है या साबुन है वो क्या करता है, तो पानी का जो कठोरता है वो दूर करने का काम करता है। ठीक है। तो अब मान लो कि जो डिजिटल वाटर है उसमें आपका क्या है कि कठोरता तो है ही नहीं, उसमें तो पानी पूरा H2O है, तो कठोरता तो है ही नहीं। कठोरता मतलब क्या कि एक्स्ट्रा, मतलब कि कोई भी पार्ट मिला हुआ रहता वो कठोरता हो गया। तो इसीलिए जो है हम लोग का इसमें धोएंगे तो पूरा फिर निकलेगा। लेकिन अगर गंदा पानी रहेगा तो उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है, तो अब वो डालेंगे तो उसको कठोरते कम करने में पहले उसको सब यूज हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो फिर कपड़ा साफ करेगा। समझे बात को? इसीलिए जितना भी शुद्ध पानी, इसलिए बरसात का पानी देखिएगा ना, फर्स्ट बरसात का पानी कम छाग देगा, लेकिन सेकेंड या थर्ड बरसात का पानी जो है ज्यादा छाग देगा, क्योंकि वो ज्यादा शुद्ध होता है ना। और फर्स्ट बरसात का जो है पानी कपड़ा उसी से सब फिर बहुत ज्यादा मतलब ये होता है। हाँ, तो ये कठोर जल कहाँ चला गया, साबुन जो है आसानी से छाग देता है। और इसकी कठोरता जो है वो कितना होती है, तो 0 to आपका
160 mg पर लीटर होता है। तो ये कठोर जल क्या है, तो यह जो है साबुन के साथ आसानी से क्षार नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, परंतु डिटर्जेंट के साथ क्षार बनाता है। अब देखिए साबुन जो है, तो साबुन का क्या होता है, एक बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है ना, सर्फ जो है वो बहुत पतला होता है, बहुत छोटा छोटा, तो वो तो तुरंत घुल जाएगा, और ये जो है थोड़ा घुलने में समय लगेगा। तो इसीलिए जो है सर्फ के साथ जो है वो थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट करके उसका कठोरता कम करता है ना। लेकिन हम लोग साबुन जो है, साबुन को अगर काट काट के डालेंगे तो उसको तो पहले घुलने में समय लगेगा, उसका कठोरता दूर करेंगे। और उसमें भी ऐसे भी है कि उसमें क्वालिटी जो है कम डाला जाता है, पता चलेगा। हाँ साफ करने का क्वालिटी, हाँ, वो कठोरता दूर करने का कम डाला जाता है। जितना ज्यादा डालेगा उतना हम लोग का शरीर के लिए नुकसानदायक है। जितना कठोरता, अब पन की साबुन से धोइए शरीर को ऐसे तो कपड़ा तो पूरा ये साफ होता है, लेकिन तो क्या कर रहा है, वो कठोरता बहुत ज्यादा दूर कर रहा है, और उसी को शरीर से धोइए तो पूरा देखिए फट फट जाएगा, है ना। तो यानी जितना कम कठोरता वाला रहेगा उतना बढ़िया। इसीलिए देखिएगा ना, डव साबुन जो है वो फेन नहीं निकालता है, डव साबुन फेन नहीं देता है। वो सिर्फ है कि बस दूध मलाई के जैसा लगाते रहिए। नहीं करता है, वो ना के बराबर रहता है। पेयर्स में फेन करता है, थोड़ा कम करता है लेकिन करता है। डव साबुन तो पूरा एकदम ये है। काला साबुन वो तो अलग लेवल है उसका। वो जितना भी साबुन रहता है उसका कचरा वाला जो रहता है ना, उसको समेट के बनाता है। वो तो पूरे कठोर सबका होता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा, जैसे पूरा मतलब कि अगर साइडिंग में ड्यूटी कर रहा तो उसके लिए यहाँ कोयला वाला में उसके लिए काला साबुन का बढ़िया कपड़ा धोइएगा तो इतना कठोरता दूर करते करते कपड़े दूर कर देगा हम लोग से, तो है ना। लेकिन है कि ये सब जितना भी आपका जितना कम कठोरता दूर कर रहा उतना कपड़ा को मतलब अच्छा रखेगा, है ना। जितना कम कठोरता को दूर करेगा उतना कपड़ा को अच्छा रखता है। इसीलिए जो है देखिएगा कि साबुन से धोइएगा, जैसे मान लो स्वेटर जो होता है उसके लिए एक लिक्विड आता है, वो क्या करता है, कम कठोरता को दूर करता है, इसी है ना। तो वो कम कठोरता दूर करता है, इसीलिए उसका रंग ज्यादा कम उड़ता है। जितना अब वही काला साबुन से लगा दीजिए तो रंग क्या वो पूरा ब्लैक कर देगा उसको उड़ा करके। तो कठोरता कम कर रहा है ना, वो दूर, वो साफ नहीं कर रहा, वो कपड़े साफ कर रहा, समझे। वो उसका जो है ना कपड़ा का पहले तो है कि उसको पूरा उड़ा दे रहा है रंग, तो जो उसका कलर है वो उसका गंदगी के साथ साथ कपड़ा का कलर भी उड़ जा रहा है। व्हाइट में रगड़िएगा तो काला हो जाएगा, ब्लैक में रगड़िएगा तो व्हाइट टाइप से हो जाएगा। अरे व्हाइट को जो ब्लैक कॉटन का कपड़ा उसको धोइए तो 1 महीना समझ में आ जाएगा कि वो। और एक वो पहले वाला कपड़ा देखिएगा, नया वाला फोटो उसका खींचिएगा आप, ये देखिएगा तो पहले क्या था अब क्या हो गया। होता है व्हाइट मतलब तुम पीला पीला समझ रही है, व्हाइट मतलब पीला नहीं होता है। हाँ, जब नया नया कपड़ा शर्ट आता है व्हाइट कलर का कॉटन वाला, उसका अलग रहता है, धोते धोते वो अलग हो जाता है। उसके बाद है सबके लिए डव साबुन नहीं है। अब जो पूरा पैर पूरा गंदा है और उसमें रगड़ेगा डव साबुन तो खाली कादुए निकलेगा, पूरा दूध मलाई कहाँ चल जाएगा पता नहीं। देखिए उसके बाद देखिए कठोर जल, यह जो है क्या करेगा, तो डिटर्जेंट जैसे है डालेंगे तो ये क्या करता है कि आसानी से छाट बनाता है। ऐसा जल तालाब या फिर समुद्र का पानी में जो है वो ज्यादा कठोरता वाला होता है। जो समुद्र का पानी होता है वो ज्यादा कठोर होता है, उसके बाद तालाब का भी पानी जो है वो ज्यादा कठोर होता है। इसमें ज्यादा फिन नहीं करेगा। आप नमक वाला पानी, नमक वाला बोल रहे हैं आप, नॉर्मल जो है ना फिटकरी जो है ना, फिटकरी वाला पानी से नहाए हैं, नहीं करता है वो, चट 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 उसी का फैन रगड़ते रगड़ते ना वो खत्म हो जाता है, व्हाइट कर ही देगा। दूसरी बात ना वो पानी को और कठोर बना दे रहा, तो उससे और रगड़ रहे हैं तो
कठोरते दूर करते करते वो शरीर चटचटाने लगता है। जैसे फिटकरी डालने से पानी का कचरा साफ होता पानी का कचरा साफ करता है, लेकिन कठोरता और बढ़ाता है। है। पीने लायक है कि नहीं? हैं? पानी पीने लायक है? पीने लायक जैसे है कि अगर डायरेक्ट फिटकरी डाल करके उसको तो बहुत ज्यादा भी मात्रा में रहेगा तो नुकसानदायक रहेगा ही। देखो मॉलिक्यूल्स तो होना ही चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा भी रहेगा तो दिक्कत है ना। 150 तक ठीक है, 150 बाद होगा तो फिर वो दिक्कत है। ज्यादा भी नहीं डालना चाहिए। आसानी से था ये हो गया। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम देखिए मिले होते हैं। देखिए जब भी कठोर जल रहेगा तो H2O के साथ में क्या रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिला हुआ रहेगा। अब वो तो हो गया आपका क्या बोलते हैं ये मृदु जल, ठीक है, आपका मिनरल्स वाटर। लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा तब जाकर के ये बनेगा आपका क्या, कठोर जल। तो ये आपका अस्थाई और अस्थाई दोनों होता है। अस्थाई वाला में क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो क्लोराइड और सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करके ये आपका अस्थाई कठोरता बनाता है, और यह जो है अधिक समय तक रहता है, ये जल्दी हटता नहीं है। और देखिए इसी का कठोरता दूर करने के लिए ना एक देखिए प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है परम्यूटिक विधि। परम्यूटिक विधि द्वारा जो है अस्थाई कठोरता को दूर करते हैं। एक परम्यूटिक विधि होता है, एक क्या है कैल्गॉन विधि होता है। मेरा मोबाइल वहाँ है सर इसमें इसमें डाउनलोड करके रखे थे तो, चल जाएगा उधर। पर देख से नीचे बजरी की परत, फिर रेत की परत और फिर जियोलाइट अर्थात परम्यूटेड की एक परत होती है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से युक्त कठोर जल को सोडियम जियोलाइट की परत से गुजारा जाता है, से नीचे आधे बताया, ये अपने चैनल में बताया होगा पूरा। परम्यूटेड मेथड और जियोलाइट मेथड। परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि जल की स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की कठोरताओं को दूर करने के लिए जियोलाइट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए सबसे नीचे बजरी की परत, फिर रेत की परत और फिर जियोलाइट अर्थात परम्यूटेड की एक परत होती है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से युक्त कठोर जल को सोडियम जियोलाइट की परत से गुजारा जाता है तो सोडियम आयनों को कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नीचे जमा हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है। जब सोडियम जियोलाइट से प्रतिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जियोलाइट के अविलय लवण बनते हैं, जो नीचे बजरी तथा रेत की परतों से छलकर कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट जो है वो नीचे रह जाता है, और बाकी जो है वो शुद्ध जल जो है ऊपर आते जाता है। यही मृदु जल जो है हम लोग निकाल देते हैं, और अपशिष्ट जल जो है बेकार जल उसको इधर निकाल देते हैं। जल प्राप्त हो जाता है। बार बार यह प्रक्रिया होने से धीरे धीरे जब जियोलाइट के सभी सोडियम आयनों को कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो जियोलाइट। और देखो मेन तो तुम्हारा है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। इसमें देखो ये तुम्हारा कंकड़ उकड़ वाला है, ये बालू वाला है, ये देखो ये जियोलाइट है। अब जियोलाइट किससे बना हुआ होता है, ये वो एब्जॉर्ब करता है। हाँ अब देखो जियोलाइट क्या है, मेन तो उसमें था कि तुम्हारा इसमें जियोलाइट का हेल्प से हो रहा था। तो देखो जियोलाइट जो है, तो जियोलाइट इसका सूत्र है तुम्हारा ये, तो ये जो ऊपर में था ना व्हाइट व्हाइट, उसका सूत्र है Na2 Al2 Si2 और O8, ये चीज रहता है उसमें, और उसके माध्यम से जो है प्यूरिफाई कर करके आपका मृदु जल जो है ये आपका ये करता है। ठीक है, तो ये हो गया परम्यूटिंग विधि।
और उसके बाद कैनरॉल विधि भी इसी तरीके से कुछ होता है। और इसमें आपका इसका यूज करके हम लोग जो है उसको जो आपका कठोर जल है उसको मृदु जल बनाने में मदद करते हैं। मशीन दिखाया था सर, एक नली जा रहा था, अभी जो वीडियो ऑन किए थे वो जो मशीन है क्या वही प्रोसेस करता है? हाँ, ये पानी अंदर डायरेक्ट भेजने का काम कर रहा था, ऊपर में नहीं छोड़ रहा था, डायरेक्ट अंदर भेजने का काम कर रहा था। अब वहां से जो है वो तुम्हारा धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होगा, ऊपर वाला जो है वो आपका शुद्ध वाटर निकलेगा मृदु जल, और नीचे वाला जो है वो आपका जितना भी कैल्शियम है, जो जियोलाइट वाला जो था, ये जियोलाइट और कैल्शियम ये दोनों मिलकर, और ये पूरा का सूत्र होता है ना, तो पूरा को हम लोग को अगर बोलना है एक वर्ड में, जैसे हम लोग को उधर लिखा हुआ था तो CZ था, CZ और MGZ था ना नीचे जो जमा था, तो वही Z जो है वो इसी का सूत्र है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग Z यानी जियोलाइट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जियोलाइट जेड। सर अगर ऑप्शन में रहेगा ये ना देके जेड, तो हम जेड मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, जियोलाइट का ही सूत्र है। हाँ हाँ जेड था, नहीं तो सिर्फ जेड था। निष्क्रिय हो जाता है तो सोडियम अधिकतर तो नमकीन घोल निष्क्रिय जियोलाइट में प्रवाहित किया जाता है। जेडी तो यहाँ लिखा, लेकिन जेडी होता है शॉर्ट की, देखें जेडी लिख रहा है, जब जियोलाइट, लेकिन आगे आगे देखे हैं कि जेड ही रहता है। देख लेते हैं इसमें भी, इसमें लिखा हुआ है क्या? ठीक है तो जेड ही मानो, लेकिन हम हाँ ZE, ठीक है, जियोलाइट होता है। तो इसका पूरा का सूत्र है ZE यानी जियोलाइट। उसके बाद है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता ये क्या है? तो इसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम रहता है वो बाइकार्बोनेट के साथ में रहता है, और इसको जो है हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उबाल करके इसको अस्थायी हम लोग दूर कर सकते हैं। फिर यह जो है कठोरता अधिक समय तक नहीं रहता है, हम लोग जो है आसानी से इसको दूर कर सकते हैं। और अस्थायी कठोरता को उबाल करके हम लोग जो है क्लार्क विधि यानी कि भुजा हुआ चूना डाल करके भी इसका कठोरता को दूर कर सकते हैं। अस्थायी तथा अस्थायी दोनों कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट या पराबैंगनी किरण का भी यूज करते हैं। देखो एक जैसे है कि हम लोग का जितना भी RO प्यूरिफायर सब होता है तो उसमें एक UV रे निकलता है, उसमें ना एक UV रे निकलता है, और उससे भी जो है ना हम लोग दूर करते हैं। UV रे जो है वो क्या करता है, कठोरता भी दूर करने में वो भी मदद करता है। जो आप हाँ, जो आपका मशीन जो होता है ना उसमें एक लाइट रहता है, लाइट देखे होंगे ब्लू रंग का या ग्रीन रंग का रहता है, और वही जो है UV रे निकालता है और उससे भी मदद होता है। और UV रे जो है कठोरता दूर करने में मदद करता है, और उसके साथ ही साथ जो है ना वो बैक्टीरिया नष्ट करने में मदद करता है। जैसे पानी जैसे प्यूरिफाई किया तो जमा हुआ, और जमा पानी जो है अगर 1 दिन या 2 दिन भी जमा होता है तो पानी जो है गंदा होता है, उसमें बैक्टीरिया जमता ही है, या तुम्हारा जो शैवाल है वो जमता ही है। लेकिन देखे होंगे कि कभी भी उसमें जो है ना प्यूरिफायर वाला में उसमें कभी भी सवाल नहीं रहेगा, नहीं रहता ना, वो UV रे के कारण ही। वो UV रे जो है ना वो सवाल वाल होने देता नहीं है। हाँ, अरे वो लाइट लगाया जाता है उसमें मशीन में ही। तो सर ये तो क्रीम में भी देता ना ऐड में कि UV किरणों से बचाती है, सूर्य की किरणों से। हाँ वो तो अलग हो गया, तो उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट डालता होगा जिससे हम लोग का UV रे निकले, लेकिन वो पूरी लाइट ही रहता है। जो लाइट आपका लाइट मतलब क्या, रे मतलब क्या, किरण यानी लाइट, तो ब्लू कलर का लाइट रहता है जिससे आपका UV रे निकलता है। किरणों में वो तत्व रहता होगा कुछ जो आपका उसको हेल्प करता होगा, वो रोकने में मदद करता है, रोकने में मदद करता है ना। वो तो ऐसा तो नहीं कि वो वही भेजता है, लेकिन लाइट जो है वही भेजता है, वो रोकने में मदद करेगा। UV किरणों से बचाता है। हाँ, तो ये बचाता है क्रीम, लेकिन वो भेजता है। देखते नहीं ऐसे करके रात को तुरंत ऐसे कुछ करते हैं, ट्रांस दिखाते हैं कि चेहरा जो लगा शुद्ध हाँ हाँ, सवाल तो जम जाता है प्योर वाला में नहीं, तो उसको भी अगर कुछ दिन तक रखिएगा तो बैक्टीरिया तो जमा होगा ही, नहीं जमता है। बरसात वाला में तो उसमें तो मॉलिक्यूल तो रहता ही है। ये वाला में जो है जो बैटरी पानी उसमें जमता है, बैटरी पानी में नहीं जमता हो, क्योंकि वो पूरी शुद्ध रहता है। वो तो पूरा पैक करके सील कर दिया, उसमें तो कुछ बाहर का कोई मॉलिक्यूल्स मिल ही नहीं रहा, तो कैसे वो होगा? खुला छोड़ देंगे तब ये हो जाएगा। सर जिस तरह वो डब्बा में आया है वो जो पूरा प्यूरिफायर जो आप बोल रहे हैं
पी सकते हैं इसे? हाँ जी, बैटरी पानी जो है दुकान से ला करके पी सकते हैं, पूरा पी जाना है। फायदा फायदा नहीं होगा, लेकिन खाली प्यास बुझ जाएगा। अरे वो जो बैटरी वाला पानी उससे निकाल करके पियोगे तो जलेगा, सर सुनिए ना सर, वो दुकान से लाओगे तो बोतल वाला नहीं जमेगा। ये ब्लैक वाटर पीती है उसमें क्या है? उसमें ज्यादा मिनरल्स होता है। ज्यादा नहीं, हाँ वो, उससे पहले डाला हुआ हाँ उसमें डाला हुआ रहता है, उसमें और अच्छा अच्छा मिनरल्स डालता है। ठीक है, ये हो गया सब। आगे कहाँ है? अरे आगे बढ़ने दो जी। उसके बाद भारी जल, देखो भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो ये जो है हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो देखो भारी जल का जो मान होता है वो अनुभार कितना होता है, 20। नॉर्मल वाला का 18 था, लेकिन जो भारी जल होता है वो क्या होता है, तो आपका जो H होता है, H और O, इसमें H कौन सा होता है, तो 2 और 4, ये 4 वाला होता है ना। इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो दो वाला होता है ना, जो आपका D2O वाला, मतलब कि जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड वाला, तो हाइड्रोजन जो है वो 2 रहता है ना, 2 वाला रहता है। एक वाला जो है वो नॉर्मल हो गया प्रोट्रियम, और ड्यूटेरियम वाला में 2 हो जाता है, तो 2 गो है और 2 गो है प्रत्येक। हम मान लो कि एक अगर 2 गो रहेगा तो 2 गो रहेगा वो 4 को बनेगा, है ना। और इसमें तो 16 रहता ही है, तो 16 4 20, इसीलिए जो भारी जल होता है उसका अनुभार होता है 20, और नॉर्मल वाला का प्रत्येक का 1 रहता है, और 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 16 18। इसका प्रयोग जो है परमाणु संयंत्र में करते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी खोज जो है यूरे ने किया था, और यह जो है 6000 अणु में 1 अणु भारी जल का होता है। तो देखिए आपका जो है 6000 जितना भी पानी है बहुत मतलब कम मात्रा में होता है। 6000 जो अणु है उसमें से 1 अणु जो है वो भारी जल का ये हो रहा है। अगर उसको निकालना रहेगा ना, उसको निकालना रहेगा, जैसे भारी जल भी बनाया जाता है ना, वो बनाया जाता है ये उड़ीसा में, तो ये बनाया जाता है, तो 6000 पानी जो था का अणु, उससे 1 अणु निकाला जाता है, और वो सब भारी जल बनता है। वो हम तुम्हारा जो नाभिकीय रिएक्टर, जो परमाणु वाला जो बिजली बना रहे थे, वहां पर जो पानी यूज कर रहे थे भाप बनाने के लिए, वहां पर यूज करते हैं उसका। पिएगा तो बहुत नुकसान करेगा। उसके बाद है इसका जो है, देखिए इसका निर्माण उड़ीसा के तलवर जिले में होता है, तलचर, सॉरी, हाँ तलचर में होता है। इसका जो निर्माण है वो इसका निर्माण 2 विधि से होता है। एक आपका विद्युत अपघटन विधि। अच्छा, विद्युत अपघटन विधि क्या है, जैसे पानी में क्या करेंगे, मान लो कि पेल्सिन है तो उसका आगे छील देंगे और पीछे छील देंगे, तो और एक और पेल्सिन लिए, ठीक है। तो ये जो है ग्रेफाइट वाला हो गया, ये भी ग्रेफाइट वाला हो गया, ठीक है। और इसमें जो है ना एगो, अब क्या करेंगे, एगो बैटरी से जोड़ देंगे, तो इसमें प्लस और माइनस वाला रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो हीट देंगे तो ये क्या होगा ना, इसमें जाकर के वो आपका देखिएगा ना कि बुलबुला छोड़ेगा, बुलबुला छोड़ता है। इसमें जब छोड़िएगा तो इसमें देखिएगा पूरा बुलबुला छोड़ेगा, और वही ऊपर जाते जाते ना, ऊपर जो जाता है वो आपका क्या बोलता है, हल्का जल रहता है, नीचे जब जमा होता है ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे नॉर्मल में बता दे रहे हैं। तो हाँ नहीं, खोजे नहीं मिला। तो इसी विधि को जल मतलब क्या आपका विद्युत अपघटन बोलते हैं, सिंपल सा बात यही है। अब इसी में क्या होता है ना, इसी के कारण अब देखिए क्या कि ये जो बुलबुला जो छोड़ता है ना, वो क्या रहता क्या है, तो जैसे हम लोग को अगर पानी है, पानी में क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो अगर हमको अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो हम लोग क्या है, इस विधि से हम लोग कर सकते हैं। तो जो बुलबुला उठता है वो ऑक्सीजन बोलेंगे। हाँ, तो एक ऑक्सीजन रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, जैसे पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव वाला जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं, कैथोड और एनोड रहता है ना। तो एगो तुम्हारा जो नेगेटिव वाला जाएगा, एगो पॉजिटिव वाला जाएगा, तो गैस वो अलग अलग जाता है, क्योंकि एगो गैस नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वाला जाएगा, जो पॉजिटिव वाला जाएगा, पॉजिटिव वाला जो होता है वो आपका हाइड्रोजन गैस
शायद होता है। तो वही आपका जहाँ पर किसी में जमा कर लीजिए, जैसे जो बुलबुला छोड़ेगा ना तो दोनों गैस छोड़ेगा, तो एगो आपका नेगेटिव तरफ ऑटोमेटिक चल जाएगा, एगो पॉजिटिव तरफ ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो एगो आपका ऑक्सीजन गैस रहेगा, एगो हाइड्रोजन गैस रहेगा। वही वाला जो है वो आप निकाल करके ढक्कन बंद करके आग जलाइएगा ना, उसमें आग जलेगा, समझे। इससे भी हम लोग जो है हाइड्रोजन गैस निकाल करके हम लोग फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। मिला सर देखिए जो आप बताए वो तो है कि वो गैस का नहीं बता रहा। बुलबुला बुलबुला हाँ। देखते हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि से हम लोग जो है भारी जल का निकालते हैं, और हम लोग जो है ये आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पानी से अलग कर सकते हैं। इससे उसके बाद है जल में घुलनशील अशुद्ध पदार्थ। तो देखिए, अब जल में घुलनशील जब अशुद्ध पदार्थ है उसको साफ कैसे करेंगे, तो बहुत सारा विधि है। एक होता है अवसादन विधि। अवसादन विधि एक हम लोग पहले पढ़े थे, आसवन विधि। आसवन विधि यानी कि भाप बनाने वाला। अवसादन विधि यानी कि पानी पूरा गंदा है, छोड़ दो, जमा हो जाएगा नीचे में कचरा, तो वो हो गया अवसादन विधि। तो इसमें क्या, जैसे बालू है, मिट्टी है, वो सब नीचे जमा हो जाएगा, प्योर वाटर निकाल लो, तो ये हो गया अवसादन विधि। छनन विधि यानी कि कपड़ा से हम लोग छान लिए, तो वो हो गया छनन विधि, ऐसे भी पानी साफ कर लेते हैं। उसके बाद प्रभाजी आसवन, वही आसवन जो विधि है वही होता है प्रभाजी आसवन। तो जैसे आसवन होता है ना, तो अगर मान लो कि कोई दो चीज को अगर अलग करना है, उसका टेम्परेचर दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मान लो एगो 100 डिग्री पे टेम्परेचर है, बॉइलिंग होता है, एगो 150 पे हो रहा, तो बहुत ज्यादा गैप है, तो इसके लिए हम लोग आसवन विधि यूज करते हैं। लेकिन प्रभाजी आसवन जब टेम्परेचर बहुत कम रहे, जैसे मान लो पेट्रोल है और डीजल है, ये दोनों जलाएगा तो उसका जो टेम्परेचर का जो हीटिंग का है वो बहुत कम होता है। अगर ये आपका 100 में हो रहा तो ये आपका 105 में 110 में होगा। कौन वाला 105 में होगा? जिससे पेट्रोल वाला का कम रहता है, डीजल वाला का ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसको जो है अलग करना है, तो हम लोग आसवन विधि करेंगे तब तो दोनों जल जाएगा। तो इसीलिए जो है ना, इसको प्रभाजी आसवन से बहुत महीन रूप से साफ किया जाता है। तो इसको हम लोग प्रभाजी आसवन विधि से हम लोग इसको अलग करते हैं। सर इसी के अंदर केरोसिन बोल सकते हैं? बिल्कुल सब। तो देखो, पूरा जब खनिज निकाला जाता है ना उससे, तो पूरा गंदा रहता है, पूरा ब्लैक ब्लैक रहता है। जब हम लोग समुद्र से निकालते हैं तो पूरा ब्लैक ब्लैक निकलता है। तो उसमें जो है सब लेयर बनाते हैं, तो एगो पेट्रोल वाला, एगो डीजल वाला, एगो केरोसिन वाला, और एक जो लास्ट में जो बचा कुछ नहीं तो वो ग्रीस वाला जो बचता है ना, वही होता है ग्रीस। लगाया तो दरवाजे में हाँ, जो दरवाजा में गाड़ी में, हाँ, मतलब सॉफ्ट तो वो होता है ग्रीस, यानी कि वही ऑयली वाला रहता है, लेकिन वो पूरा गंदगी वाला हिस्सा रहता है, जो पूरा हम लोग पूरा साफ करके जब वो गाढ़ा रूप बन गया वही होता है ग्रीस। और वही जो है सबका अलग अलग यूज कर लेते हैं, तो सबका एक एक टेम्परेचर होता है। जैसे मान लो कि इस तरीके का बना देगा, एक वीडियो दिखाएंगे सर, उसका है वीडियो। अरे देखो बता रहे, मान लो कि यहाँ पर जैसे है कि 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, स्टडी वाइज हो दिया। यहाँ मान लो कि खनिज ऑयल जो है वो हम लोग गर्म किए, तो 15 डिग्री, मान लो पेट्रोल जो है 15 डिग्री में वो उबल रहा, तो वो भाप बनने लगेगा, तो भाप बनने लगेगा, यहाँ से कूप बना दिए, तो इस तरीके से निकलेगा, तो पेट्रोल जमा कर लिया इसमें। फिर उसके बाद अब जो है डीजल जो है वो 20 डिग्री में हो रहा, इसीलिए वो और ऊपर उड़ेगा, तो यहाँ पर जमा होगा, उसमें डीजल होगा। केरोसिन जो है और लेट से जलता है, तो उसका जो है यहाँ पर जमा होगा, और जो बचरा कचरा वो सब ग्रीस निकलते जाएगा। इस तरीके से होता है प्रोसेस। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद वाष्पीकरण, वही होता है आसवन विधि, वाष्पीकरण विधि होता है। ठीक है, संघनन क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग जब आसवन विधि कर रहे हैं तो पानी एक केन में ले जाकर के जमा करते हैं ना, तो जमा करने को ही संघनन बोलते हैं। संघनन करना यानी जमा करना, कलेक्ट करना, तो वही होता है संघनन विधि। और देखो, जल में रोगाणु मुक्त करने के लिए यूवी रे किरण या क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। यूवी रे वही बैक्टीरिया वैक्टीरिया मारने के लिए किया जाता है। हटा जी, कट करो। कट करो।